हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 के जीके जीएस को पोर्शन को करने वाले हैं। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 20 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत यहाँ है। ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए, दुबई, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय यहाँ है। ऑप्शन है दिल्ली, वाशिंगटन, वेटिकन सिटी या फिर ऑक्सफोर्ड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन। दोस्तों, वाशिंगटन में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। दोस्तों, वाशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है जहां विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। और दोस्तों, इस पुस्तकालय का निर्माण जो है ये 1800 ईस्वी में किया गया था। 1800 ईस्वी में दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1800 ईस्वी में इस पुस्तकालय का निर्माण कराया गया था। और इस पुस्तकालय का नाम दोस्तों कांग्रेस लाइब्रेरी वाशिंगटन डीसी है। कांग्रेस लाइब्रेरी, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका नाम जो है कांग्रेस लाइब्रेरी है। कांग्रेस लाइब्रेरी, इसका नाम दोस्तों कांग्रेस लाइब्रेरी है, जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और ये 1800 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, ये तैयार हुआ था 1800 ईस्वी में। और इसमें दोस्तों करीब 16 करोड़ 40 लाख पुस्तकें हैं। और साथ ही ये पुस्तकें 470 विभिन्न भाषाओं में हैं। और साथ ही दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिए कि इसमें लंबी अलमारियों में 1319 किलोमीटर हैं। जो लंबी अलमारियां हैं वो 1319 किलोमीटर तक लंबी हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों, आप दो चीज़ों की याद रखिएगा कि 1800 ईस्वी में इसको तैयार किया गया था और इसका नाम जो है कांग्रेस लाइब्रेरी है। ये दो बातें मुख्य रूप से आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्त, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ऑप्शन है टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। टोक्यो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर दूसरा स्थान बात करें तो दूसरा स्थान पर दिल्ली है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, दूसरा स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली है ना दोस्तों। पहले स्थान पर टोक्यो है और दूसरे स्थान पर दिल्ली है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल यहाँ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर मदुराई। तो दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन होगा असम। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों असम, और असम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले दोस्तों बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु पुल था वो नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल था। लेकिन अब दोस्तों असम में बन गया है पुल जिसका नाम है भूपेन हजारिका। असम में बन गया दोस्तों जिसका नाम है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। असम में बना दिया गया है भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। लंबाई दोस्तों 9.15 किलोमीटर है। भूपेन हजारिका की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हालांकि ऑप्शन में असम नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पर असम देख लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान जो है भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है।
और तो जनसंख्या के आधार पर अगर पूछी जाए दोस्तों, तो जनसंख्या के आधार पर विशालतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए दोस्तों, तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान रखता है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, डीवीडी में भी का अर्थ होता है। ऑप्शन है वैल्यू, वर्सटाइल, व्हीकल या फिर वेंचर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्सटाइल। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्सटाइल। दोस्तों डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। डिजिटल, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है दोस्तों। तो भी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों वर्सटाइल। यह साथ ही इसका दूसरा भी पूरा नाम होता है दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क। वर्सटाइल ना होकर कभी कभी वीडियो भी रहता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों होता है। तो ऑप्शन में वीडियो नहीं है, वर्सटाइल है दोस्तों, तो वर्सटाइल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। रैम में ए का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन है दोस्तों, रैम में ए का अर्थ होता है। ऑप्शन है एक्सेस, एनालिसिस, अकाउंट या फिर एरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस। एक्सेस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पूरा नाम भी दोस्तों आप याद रखिएगा, कहीं कहीं इसका पूरा नाम भी पूछता है। अगला प्रश्न है, एक टिकट के PNR में P इसके लिए आता है। ऑप्शन है पब्लिक, प्रिवेंशन, पैसेंजर या फिर पर्सन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैसेंजर। पैसेंजर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों PNR का पूरा नाम जो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका जो पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, नेम रिकॉर्ड। इसका पूरा नाम दोस्तों पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। दोस्तों एक रेल आरक्षण टिकट पर 10 अंकों की एक PNR नंबर अंकित होता है, और ये जो नंबर होता है दोस्तों ये 10 अंकों का होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो नंबर होता है दोस्तों ये 10 अंकों का होता है, 10 अंकों का। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और P का अर्थ आप दोस्तों समझ गए, पैसेंजर, N यानी नंबर और R यानी रिकॉर्ड होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है। ऑप्शन है रोला, ऑस्टेन, सॉ या फिर डायल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टेन। दोस्तों जेन ऑस्टेन के द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस पुस्तक लिखा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुस्तक द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, माफ़ कीजिएगा द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इनकी लिखी हुई है। ऑप्शन है खुशवंत सिंह, महात्मा गांधी, चेतन भगत या फिर मुल्क राज आनंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। चेतन भगत दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों एक मूवी आई थी द हाफ गर्लफ्रेंड, आपने देखी होगी दोस्तों, द हाफ गर्लफ्रेंड एक पुस्तक आई थी, इसकी भी रचना चेतन भगत ने ही की थी, और इसी पुस्तक पर इस फिल्म को बनाया गया था द हाफ गर्लफ्रेंड। ये बुक भी चेतन भगत ने ही लिखी थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? ऑप्शन है सोनिया गांधी, ओपरा विनफ्री, सुषमा स्वराज या फिर एंजेलिना जॉली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपरा विनफ्री। ओपरा विनफ्री दोस्तों, इनको क्वीन ऑफ टॉक कहा जाता है। टॉक यानी दोस्तों बात करना होता है। और ये दोस्तों एक लोकप्रिय अमेरिकी टीवी शो की मेज़बानी करती है। ये अमेरिकी टीवी शो की मेज़बानी करती है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ये एक अमेरिकन टीवी शो की मेज़बानी करती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, विनायक सेन, नीरा राडिया या फिर जगन मोहन रेड्डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने दोस्तों इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। दोस्तों जो मोहम्मद यूनुस थे ये बांग्लादेश के थे और इस ग्रामीण बैंक की स्थापना 1976 में, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसको भी 1976 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस ने इसकी स्थापना की थी। साथ ही दोस्तों मोहम्मद यूनुस को इस बैंक की सूक्ष्म वित्त की कार्य प्रणाली को मान्यता देते हुए मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 2006 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था दोस्तों 2006 में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। जो लाला लाजपत राय हैं इनको पंजाब केसरी के नाम से, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है या फिर शेरे पंजाब। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, हैदराबाद या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में एक जर्मनी बेकरी थी जहां पर विस्फोट हो गया था और इसमें कुछ विदेशी भी मारे गए थे। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, कंपनी रिसर्च इन मोशन इसके निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन है चलचित्र, ब्लैकबेरी, गोल्फ इक्विपमेंट या फिर फिएट कारें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैकबेरी। दोस्तों रिसर्च इन मोशन जो कंपनी है ये ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। ऑप्शन है 2010 कॉमनवेल्थ खेल, 2G स्कैम, आदर्श सोसाइटी घोटाला या फिर लवासा शहर कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 कॉमनवेल्थ गेम। दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ खेल 2010 में हुए घोटाले की जांच के लिए भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वीके सांगुली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उस समय दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाला हुआ था उसी की जांच के लिए इस समिति को बैठाया गया था, नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, जूलियन असांजे, विनोद खोसला। तो दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लगभग जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 2004 ईस्वी में मार्क जुकरबर्ग ने इसकी स्थापना की थी। 2004 ईस्वी में मार्क जुकरबर्ग ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी और 2006 में यह जो है, ये जो साइट है ये आम लोगों के उपयोग के लिए सुलभ करा दिया गया था। लेकिन इसकी स्थापना दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2004 में फेसबुक की स्थापना की गई थी, लेकिन 2 साल बाद यानी कि 2006 में ये आम लोगों के लिए उपयोग के लिए भी सुलभ हो गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसकी स्थापना है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बायोडीजल इससे बनता है? ऑप्शन है एल्कोहल, सेल्यूलोज, ऑयल या घास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घास। घास दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, इटली या फिर यूएसए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन नंबर डी, यूएसए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, नियाग्रा जो फॉल्स है वो यूएसए में स्थित है और साथ ही ये कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो है कनाडा की सीमा पर स्थित है और ये 167 फीट ऊंचाई से गिरती है। कितने फीट दोस्तों? 167 फीट ऊंचाई से ये फॉल्स जो है गिरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है? ऑप्शन है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, फ्लाई हाई, सर्व विथ प्राइड, सर्व द नेशन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक राष्ट्र नहीं है? ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, ब्रिटेन या फिर चीन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ब्रिक राष्ट्र में 5 देश हैं जिनका नाम दोस्तों ब्रिक नहीं, इसको ब्रिक्स वो भी बोलते हैं, ब्रिक्स, जिसमें 5 देश हैं। बी यानी ब्राज़ील, ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी यानी ब्राज़ील, आर यानी रसिया यानी रूस, आई यानी इंडिया यानी भारत, सी यानी चाइना यानी चीन और एस यानी साउथ अफ्रीका, एस यानी साउथ अफ्रीका। इसमें 5 देश है दोस्तों, पांचों का नाम ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथ ही दोस्तों, इस पर बात कर लें कि इसकी जो स्थापना है 2009 में हुई थी। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, जो 2010 से ब्रिक्स के नाम से जाना गया है। दोस्तों, पहले ये ब्रिक था, BRIC, ब्रिक ही था, लेकिन जिसकी स्थापना 2009 में की गई। लेकिन 2010 में एक और देश जुड़ गया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दोस्तों 2010 में जुड़ जाने के कारण इसका नाम जो है ब्रिक से ब्रिक्स हो गया, यानी इसमें एस जुड़ गया। दोस्तों, 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ जाने के कारण इसका नाम ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, इसकी स्थापना महत्वपूर्ण है। 2009 ईस्वी में ब्रिक राष्ट्र की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है नीम, बरगद, आम या फिर ताड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। बरगद दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बरगद का दोस्तों वैज्ञानिक नाम जो है फाइकस बंगालेंसिस होता है। इसका रासायनिक नाम फाइकस, इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, फाइकस बंगालेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और साथ ही भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है, ऑप्शन है 3 शेर, 4 शेर, 1 मोर या फिर 2 हाथी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 शेर। दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर होता है, लेकिन जब हम सामने से देखते हैं तो हमें 3 ही दिखाई देता है, लेकिन उन तीनों शेरों के पीछे एक और शेर होता है, यानी कि 4 शेर होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ की अनुकृति है। ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों, ये सारनाथ स्थित अशोक का सिंह माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अशोक का सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं दोस्तों, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। आप देखते हैं दोस्तों, हमारे मुद्राएं पर, नोटों पर, सिक्कों पर यह चिन्ह अंकित रहता है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह को दोस्तों। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ दोस्तों, उसी दिन इस राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। और दोस्तों इसमें 3 नहीं बल्कि 4 शेर हैं, लेकिन सामने से देखने पर 3 ही दिखाई देते हैं दोस्तों। और इसके नीचे चक्र के दोनों ओर, इसके नीचे दोस्तों चक्र होता है, आप देखते होंगे सिक्कों पर, इसके चक्र के दोनों ओर कुछ जानवर होते हैं, जिनमें घोड़ा, हाथी, सांड और सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ होती है दोस्तों। आप जब भी सिक्कों को देखेंगे दोस्तों, उसमें नीचे जो चक्र होगा, चारों शेरों के नीचे जो चक्र होता है, उसके दोनों ओर एक और घोड़ा होता है, एक और हाथी होती है, और एक और सांड और एक और सिंह होता है दोस्तों। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही उसके और नीचे जब आएंगे दोस्तों, तो उसके और नीचे एक वाक्य लिखा रहता है, जिसे सत्यमेव जयते कहते हैं। देवनागरी लिपि में दोस्तों एक वाक्य लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की जय हो। सत्यमेव जयते उसके नीचे लिखा रहता है दोस्तों एक वाक्य, जिसका अर्थ होता है सत्य की जय हो। और ये सत्यमेव जयते जो है, ये देवनागरी लिपि में लिखा होता है। और साथ ही ये वाक्य जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिए दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस वाक्य से लिया गया था। तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया था। अगला प्रश्न है, ये 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन रोके जाने के राष्ट्रवादी नेताओं में हताशा की भावना उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों जब 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से, जब चौरी चौरा कांड हुआ दोस्तों 5 फरवरी 1922 को, तो असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था, जिस वजह से जो राष्ट्रवादी नेताएं थे ये हताश हो गए थे। और इसी कारण राजनीतिक गतिविधि को सक्रिय रखने के लिए, राजनीतिक जो गतिविधि थी दोस्तों उसको सक्रिय रखने के लिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दिसंबर 1922 में, साथ ही दोस्तों मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास, इनका भी नाम याद रखिएगा दोस्तों, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर दिसंबर 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष दास और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। इसके जो अध्यक्ष बने दोस्तों ये चित्तरंजन दास बने अध्यक्ष, और इसके जो सचिव बने वो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। साथ ही दोस्तों इस नई पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में काम करना था। स्वराज पार्टी ने काउंसिल के चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया था दोस्तों। महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हैं कि 1922 में जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी उसको जारी रखने के लिए 1922 के तुरंत 1 साल बाद ही, यानी कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बंद हो जाने के कारण ही इस पार्टी की स्थापना की गई, ताकि राजनीतिक गतिविधियाँ रुके ना, उनमें अवरोध ना आए। स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। और जब स्थापना हुई दोस्तों, चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष बने, ध्यान में रखिएगा, चित्तरंजन दास इसके
अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। इसको ध्यान में रखिए, तो मोतीलाल नेहरू जो है इसके सचिव बने। अगला प्रश्न है, किसने 1933 में पाकिस्तान नाम दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रहमत अली, जिन्ना या फिर माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रहमत अली। रहमत अली दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के एक मुस्लिम छात्र रहमत अली ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य को पाकिस्तान नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है पवित्र भूमि। पाकिस्तान का अर्थ है दोस्तों पाक-स्थान, यानी कि पाक यानी पवित्र, स्थान यानी जगह यानी पवित्र भूमि। इस शब्द की उत्पत्ति दोस्तों मुस्लिम प्रांतों में से 4 प्रांतों के प्रथम और 5वें का अंतिम अक्षर को मिलाने से हुई थी। ये 5 प्रांत थे पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। साथ ही दोस्तों 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। दोस्तों 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पहली बार इस प्रस्ताव को रखा गया था। मुस्लिम लीग जो थी 1940 ईस्वी में जो हुआ था लाहौर अधिवेशन दोस्तों, उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया था, पाकिस्तान के प्रस्ताव को रखा गया था। तो दोस्तों जब अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया है, तो रहमत अली ने 1933 में किया था दोस्तों। और अधिवेशन में अगर पूछा जाए तो अधिवेशन में 1940 ईस्वी में पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। 1933 ईस्वी में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग रहमत अली ने किया था, लेकिन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान को अधिवेशन में लाहौर कलकत्ता कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 1970, 1977, 1975 या फिर 1980। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। दोस्तों 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों, और 21 मार्च 1977 तक ये लागू रही। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 25 जून 1975, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 25 जून 1975 में इसे लागू किया गया था और ये 21 मार्च 1977 तक लागू रही, लगभग 2 साल। 21 मार्च 1977 तक ये आपातकाल लागू रहा दोस्तों, लगभग 2 साल ये आपातकाल लागू रहा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका होगा भारतीय मूल संविधान में भारतीय मूल संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन है 4, 16, 22 या फिर 12। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। दोस्तों ये आपके होमवर्क के लिए प्रश्न है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान में नहीं बल्कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे, तो इसको दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।